चलो, तो स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बट हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नंबर 5, दैट इज़ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स देखे हैं और उन पार्ट्स में क्या क्या देखा है, जरा आप कमेंट में ये बता दें जल्दी से। कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें, जल्दी से कमेंट बताइए पहले। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 देखा यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटी। कल हम लोगों ने सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। अब हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसकी बात करता है, यूनियन की बात करता है, यानी कि संघ की बात करता है। पार्ट 5 जो आर्टिकल 52 से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 149 तक नहीं, ये 151 तक जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 151 तक जाता है, 52 से 151। अब ये जो पार्ट 5 है ये पार्ट 5 है, इट इज़ डिवाइडेड इन 5 चैप्टर्स। जो हमारा पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 5 चैप्टर में डिवाइडेड है, यानी कि इसमें 5 फर्दर ये क्लासीफाई होता है 5 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं, द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, द यूनियन जुडिशरी एंड द कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। अभी बताया 52 से 151 तक यूनियन है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 73 तक आप मान लो, ठीक है। सॉरी 73 बोल रहा हूँ, 78 तक होंगे आपके, ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग 73 तक पढ़ेंगे, 52 से लेकर 78। देन पार्लियामेंट स्टार्ट होगा आर्टिकल 79 से, जाएंगे आर्टिकल नंबर 122 तक। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिया है सिर्फ एक आर्टिकल में, आर्टिकल 123। यूनियन जुडिशरी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में है। और वहीं कैग की बात करेंगे, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो ये 148 से लेकर 151। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, ये भी पूछ लेता है, तभी यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखी है। पूछ लेता है चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, इस तरह से। तो आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे दी एग्जीक्यूटिव के बारे में। पूरा आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, 52 से जो 78 है, इसमें ऐसे मान लो 52 से 72 तक आज देखने वाले हैं। 52 से लेकर 72 तक 20 आर्टिकल देखने वाले हैं और 78 तक कल देखेंगे, कल के लेक्चर में। और शायद हो सकता है कल का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी मुझे शेड्यूल करना पड़े, या तो 9 या 9:30 बजे का। बाकी वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, है ना, जो भी शेड्यूल लगा होगा और टेलीग्राम पे, ठीक है। क्लियर? स्टार्ट करें। तो अब दी एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है, पहले हम ये जानते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में आता है हमारा दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी आ जाते हैं, राष्ट्रपति महामहिम। उपराष्ट्रपति दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री दैट इज प्राइम मिनिस्टर, उनका जो मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एजी लो जी सुनो जी, कौन, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जिनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, ये उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं ये। आज के लेक्चर में हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये सबसे आखिर में जाएंगे। भले अभी यहाँ बीच में छुपे हुए हैं, लेकिन ये सबसे आखिर में जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चैप्टर करेंगे, वहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इतनी चीज़ या तो कल ही पढ़ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आज के लेक्चर में। पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, पहले आंख बंद करो, सभी लोग बंद कर ली, खुली नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 को बांटो 5 चैप्टर में, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस दैट इज़ वही लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट होती है, उसी को ऑर्डिनेंस बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। अगर ये टर्म आपको नहीं समझ, क्या सर ऑर्डिनेंस क्या बोल दिया, अरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, और फिर आपका कैग। कैग क्या होता है सर, ये कैग क्या, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। तो फिर मैंने आपको बताया पहला वाला जो हमारा पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 52 से 78 तक जाता है,
ठीक है। और उसके ये पार्ट हैं, ये याद होना चाहिए कौन कौन उसके पार्ट होते हैं। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, आंखें खोल लीजिए भी। प्रेसिडेंट के बारे में शुरू करते हैं, ठीक। दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट के बारे में, वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के बीच में, 52 से लेकर 62। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 63 से 63 से लेकर आप ये मान लो कि 71 तक पढ़ना है हमने, ठीक है। और जो 72 वाला है वो कॉमन है, सॉरी 71 वाला जो है वो कॉमन है, या फिर आप ऐसे समझ लो 63 से लेकर 70 तक है, ठीक है, स्पेसिफिकली। और 71 वाला प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कॉमन है। स्टार्ट करते हैं दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। सिर्फ आपने रटने की कोशिश नहीं करनी है अभी, सिर्फ आपने समझने की कोशिश करनी है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टिरिक तो है ही लास्ट में, है कि नहीं। तो अभी आपने समझना है सिर्फ। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिंपल सी बात है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर, जैसे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 से स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद 124 से। तो वहाँ पे अनुच्छेद 124 क्या बोलेगा? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होगा, तो क्या बोलेगा 63? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले तो हम उस ऑफिस को स्टैब्लिश करेंगे ना, जो पहला वाला आर्टिकल होगा वो तो उस पर्टिकुलर ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट के बारे में ही बात करेगा ना, ठीक। दूसरा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये बोलता है आर्टिकल या अनुच्छेद बोलता है कि जो संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्र, या फिर कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट। समझ आती है बात? नहीं आती है? समझाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव वाला है, आप समझ लो जो ऑर्गन, उसकी जो पूरी शक्तियां हैं, उसकी जो पूरी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और वो राष्ट्रपति उन शक्तियों का निर्वहन कैसे करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट उन पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करेगा? अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करेगा। और वो सबऑर्डिनेट कौन होंगे इसके? वो कल पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि इसके सबऑर्डिनेट के थ्रू इसको एक्सरसाइज करता है, तो मेन पावर तो सबऑर्डिनेट्स के हाथ में हुई ना, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में हुई ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है ये नॉमिनल हेड होता है, ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। इसको हम हेड ऑफ कंट्री भी बोलते हैं या फिर हेड ऑफ स्टेट भी बोल देंगे। स्टेट यहाँ पर यूपी एमपी मत समझना, स्टेट का बड़ा मतलब है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसको हम इसीलिए नॉमिनल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब होता है सिर्फ नाम का हेड है, रियल पावर इसके पास नहीं है। नॉमिनल हेड या फिर टाइटुलर हेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो रियल हेड है, जो रियल पावर्स हैं जिसके पास, वो तो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। अब ये रियल हेड क्यों है? क्योंकि इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसका मुखिया है प्रधानमंत्री। जितने भी इसके सबऑर्डिनेट हैं नहीं मंत्री परिषद के, उनका जो मुखिया है, उनका डॉन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो क्योंकि उनका डॉन वो है प्राइम मिनिस्टर और एक्चुअल पावर उनके हाथ में है, तो मेन डॉन कौन हुआ? प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति, जिसके पास ये नाम का है, ये काम का है। ये डिफैक्टो हेड है। ये कैसा है? डिफैक्टो हेड है। और ये कैसा है? ये डी ज्यूरे हेड है। कौन? प्रेसिडेंट। समझ आती बात? और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, प्रेसिडेंट को छोटे से प्रेस लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ और डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं जरा बताना। और क्योंकि सुप्रीम कमांडर होता है इसलिए जो भी चीफ होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कि हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस होती हैं, उनके चीफ को इलेक्ट करने का काम, अपॉइंट करने का काम वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। ठीक, क्लियर। 54 और 55 को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, बीच में डाउट नहीं लूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। और उसके बाद मैं डाउट लूंगा, रोना नहीं बीच में कि सर ये वो, और फिर ये मत बोलना कि सर रिपीट। ये कमेंट में मत लिखना जब मैं पूरा पढ़ा लूँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ ना समझ में आए तो पूछना, रिपीट मत लिखना, ठीक है। मैं आहिस्ते से समझाऊंगा
और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ढेरों क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तुम्हें पता है कि मैं पहले तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाता हूँ, फिर तुम्हें पता है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बनाता हूँ तुम्हें, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाता हूँ। लेकिन आज आज जो है तुम्हें मैं आईएएस बनाऊंगा सबसे पहले। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अगर तैयार हो, अगर जिसको आईएएस बनना है, नियुक्ति पत्र चाहिए, तो 54 और 55 ध्यान समझ लेना बस तुम। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, 54 बोलता है, और जो 55 है वो मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करता है। तो 54 और 55 में अंतर क्या है? अंतर यह है कि 54 इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है निर्वाचक मंडल, क्या होगा? राष्ट्रपति का। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में, इसके इलेक्शन में, इसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो कौन करता है? इतने सारे लोग करते हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सर समझ नहीं आया, समझाते हैं। अभी देखो, आपको, आप में से सभी लोग को इतना बात तो पता है ना, वैसे तो ये हम परसों के लेक्चर में देखेंगे कि एक लोकसभा नाम का कुछ होता है, कुछ तो सुना होगा ऐसा, और कुछ राज्यसभा करके कुछ तो होता है, इतना तो सुना होगा। कहाँ होता है? सेंटर में होता है ये, ठीक है। और ये सुना होगा कि राज्यों में विधानसभा होती है, और राज्यों में किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होती है, इतना तो सुना है ना। तो बस कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बोथ हाउसेज हो गए, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, सारे राज्यों के। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, विधान परिषद वाले। और क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखो बेटा, स्टेट जितने भी हैं सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है। जितनी यूटी हैं, कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में विधानसभा है, लेकिन सारे केंद्र शासित प्रदेश यानी सारे यूटी में विधानसभा नहीं है, सिर्फ 3 में है, दिल्ली, पुडुचेरी, और तीसरा कौन सा है बताना? जहां अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, हाल ही में इलेक्शंस हुए थे। कहाँ, किसके लिए? विधानसभा के लिए तो चुनाव हुए थे वहां पे, जम्मू कश्मीर। तो क्या जम्मू कश्मीर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बताओ जल्दी से। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर के पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, उसका उत्तर दीजिएगा। तो ये बात समझ में आती है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। वो जो लिखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी, कुछ अलग नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू वोट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। मतलब देखो, हाउस में मेनली जैसे हमारा राज्यसभा है, तो वहाँ पर राज्यसभा में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और एक नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कैसे? इलेक्टेड का मतलब हुआ जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, कि भाई जैसे चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं, तो ऐसे राज्यसभा के लिए भी चुनाव होते हैं, तो चुन चुन के लोग आते हैं कि भाई वोट डाले थे और वोट डाल के ये चुन के आए हैं। नॉमिनेटेड वो होते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं, ये इनको राष्ट्रपति ने बस भेज दिया है कि भाई जाओ तुम जाके बैठो, हमने बोल दिया है। बोल देना, कोई पूछे तो हमारा नाम बता देना, वैसे टाइप है ये। तो ये नॉमिनेटेड होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अब सोचो क्यों नहीं लेते होंगे? क्योंकि राष्ट्रपति ने इनको भेजा है, तो ये तो राष्ट्रपति को फेवर करेंगे ना। और राष्ट्रपति फिर हो सकता है उनको भेजे जो कल को उनको फेवर करे। क्या समझे? क्योंकि नॉमिनेट जो करता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। तो राष्ट्रपति तो फिर उनको ही भेजने लगेगा ना जो उसको कल को फेवर करेंगे। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, JNK, ये इसके चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे आगे से भी। क्यों? पहले तो स्टेट था, अभी यूटी बन गया, अभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है। पहले तो ये भी नहीं था दिल्ली पुडुचेरी, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया। जब तक JNK को ऐड नहीं किया जाएगा तब तक उसके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उत्तर यही है कि वो नहीं करेंगे अभी तक तो। ठीक, तो घुमा फिरा के मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि इसके इलेक्शन में, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आएगा? इलेक्टेड MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको सांसद बोलते हैं, और MLA इनको विधायक बोलते हैं। हमारे चाचा विधायक हैं वैसा टाइप, ठीक है। MLA यानी इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं। यानी कि एक बस ये लाइन याद कर लो
ख़त्म। पूरा सार, पूरा समरी इसका यही था, पूरा प्रियम्बल इस पूरी स्लाइड का यही था, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज। समझ आई बात? अब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, पहले ये बताओ कि 54 वाला समझ में आया? कौन कौन लड़का हिंदी में चाहता है? मुकुल प्रजापति बेटा फोकस कर लो, जॉन जॉन हिंदी में चाहता है, सब वहाँ पे पढ़ाई में फोकस लगाए हुए हैं कि क्या बताया जा रहा है कि निर्वाचित, नामित सब बता रहे हैं, ठीक है, निर्वाचक मंडल बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही जगह पे है ना, कि कौन कौन चाहता है। भाई ये रिकॉर्डेड नहीं है, तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करेगा कि कौन कौन चाहता है, हैं? कितने आए लोग चाहने वाले, ठीक है, यस इन राइट, ठीक है, चलो ठीक है, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह से चुनाव होगा। हिंदी में बोले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी हुई है इसमें। प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली से होता है। ये क्या होता है अभी बताएंगे, रुक जाओ। वोटिंग हेल्ड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, ये क्या होता है? तो कौन इसके चुनाव में हिस्सा लेता है ये बताया अभी तुम्हें। ये लोग जब चुनाव में वोट डालते हैं ना, इनको, किनको, प्रेसिडेंट को, तो इनको दिखाना नहीं होता है। सर क्या नहीं दिखाना होता है? बेटा गलत मत सोचो, वो जो बैलेट पेपर के थ्रू जो चुनाव होता है तो उस बैलेट पेपर को दिखाना नहीं होता है। सर किसको नहीं दिखाना होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब वोटिंग होती है पार्लियामेंट में तो हर पार्टी का एक विप होता है, विप। ये क्या होता है सर? ये क्या नहीं होता, ये कौन होता है पूछो? ये एक इंसान होता है हर पार्टी का एक, और वो ये देखता है कि जिसको हमने बोला था, पार्टी ने बोला था वोट डालने के लिए, क्या उसी को ये वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसी से घूस लेके और किसी और को डाले दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं ओपन बैलेट, ओपन बैलेट वोटिंग बोलते हैं, जहाँ पे दिखाना होता है कि बैलेट किसको दे रहे हैं चुनाव। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं दिखाना होता, सीक्रेट बैलेट। अब इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफेक्शन वाला प्रोविजन नहीं लगता है। सर ये कौन से खेत की मूल लिया गई डिफेक्शन, तो वो भूल जाओ, अभी वो हम बता दिए ऐसे कि अगर किसी को पता है तो समझ जाओ, नहीं तो आगे जब डिफेक्शन पढ़ाएंगे तो अपने आप आ जाएगा कि क्यों डिफेक्शन नहीं लगता है इसके खिलाफ, इसके इलेक्शन में। इतना समझ में आ गया कि सीक्रेट बैलेट का मतलब है दिखाना नहीं है किसी को, छुप के चोरी चोरी डाल देना है। क्या वोट? द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका मतलब ये होता है सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं लिखी है तो ज़्यादा भारी मत लेना इसको, कभी ज़्यादा पूछता नहीं है। बस इसका मतलब ये होता है कि अब मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो कोई भी भारत का नागरिक लड़ सकता है कि नहीं। हमारा जो हेड ऑफ, हमने बोला था रिपब्लिक, मैंने जब मतलब बताया था तुम्हें, तो रिपब्लिक का मतलब ये बताया था कि जो हेड ऑफ द कंट्री है वो इलेक्टेड है और कोई भी नागरिक जाके हेड बन सकता है। जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, कोई किसी उससे लीनियत से थोड़ी ना आ रही हैं कि इनके फादर कोई किंग थे, यहाँ तक कि मतलब इन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स, इनके बारे में स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, कि किस तरह से मतलब इन्होंने एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने हस्बैंड, अपने बेटों को, इन, ठीक है, अपनी मदर को, इन सब को खोया। एंड आफ्टर दैट शी बिकेम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। तो ऐसे तो कोई भी चले जाएगा, कल को इलेक्शन होंगे तो तुम चले जाओगे कि हमें भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो ऐसे तो फिर समझ सकते हो है ना, ऐसे तो कुछ तो होगा एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट करने के लिए यही है कि 50 लोग प्रपोज करेंगे तुम्हारे नाम को कि हम चाहते हैं कि हमारा छुन्नू जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और 50 लोग उन 50 लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो उनको सेकेंडर बोला जाएगा। वो 50 लोग इन 50 लोगों को और साथ ही साथ तुम्हारे नाम को सपोर्ट करेंगे, उनको सेकेंडर बोलते हैं। सर तो ये मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम हमारे 50 से ज़्यादा फ्रेंड है हमारे। भाई फ्रेंड वाली बात नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो कोई आम, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को इकट्ठा करके ले यार वो बोले कि नहीं नहीं हम चाहते हैं हमारा छुन्नू राष्ट्रपति बने ना। 50 लोग कोई कॉमन लोग नहीं, सांसद लोग चाहिए जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, आपके सांसद विधायक लोग। ऐसे नहीं कि कोई भी आपके 50 लोग बोल देगा। ठीक, एवरी कैंडिडेट, और 15,000 रुपये आपको जमा करवाने हैं। मान लो अगर आप
एकदम ही, है ना, आपकी जमानत जब्त हो गई तो वो होता है ना, जमानत जब्त हो गई तो फिर 15,000 रुपये आपके रख लिए जाएंगे अगर आप बहुत ही गंदा परफॉर्म किए। अब हाउ डू पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली, तो ध्यान रखना इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, ये हमने मैनर देख लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये इनडायरेक्ट तरह से इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब क्या होता है कि दो तरह के इलेक्शन होते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब होता है कि लोग जो हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वो डायरेक्टली जाते हैं पोलिंग बूथ पे, वोट डालते हैं, जैसे लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहां पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन दी इलेक्शन। तो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो एमएलए और एमपी हैं ये तो हमारे द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं ना, तो ये लोग चुन रहे हैं, यानी कि कायदे से देखें तो हम डायरेक्टली इसको नहीं चुन रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों के थ्रू, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके थ्रू हम इनको चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो इनडायरेक्टली चुन रहे हैं हम। ठीक, अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे ये पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ लो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब ये होता है कि हर स्टेट में क्या है, हर राज्य की अपनी अलग अलग जनसंख्या है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, इस तरह से। तो एक पैरिटी मेंटेन्ड रहे। पैरिटी का मतलब है कि भाई जो चुनाव में हिस्सा ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एमएलए लोग हैं, विधायक लोग हैं अपने, ठीक है, यूपी से भी होंगे, सिक्किम से भी होंगे। अब यूपी की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा, सिक्किम की सबसे कम है, तो फिर ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारे एमएलए होंगे यूपी में, और एमपी सिक्किम में तो बहुत कम एमएलए होंगे। तो ऐसे तो फिर पैरिटी इक्वालिटी मेंटेन्ड नहीं रहेगी ना। तो उस पैरिटी को मेंटेन करने के लिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इस तरह से निकाली जाती है कि टोटल जनसंख्या रख दो उसकी, और उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे सिक्किम में कम होंगे तो डिनोमिनेटर अपने आप कम हो जाएगा, तो उसके वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी सिक्किम वाले की, और 1/1000 कर देना है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है वो भी अभी बताएंगे। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जितने एमएलए हैं हर राज्य के, उन सबका वोट का वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने इलेक्टेड मेंबर है। इसमें कुछ 1/1000 कुछ नहीं करना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब एसटीवी समझ लो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फाइनल चीज। देखो भाई, अब प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मान लेते हैं 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक, तो चारों में से जिसको भी कोटा मिल जाएगा सबसे पहले, वो जीत जाएगा। कोटा कितना होता है, जितने वैलिड वोट डाले गए हैं डिवाइड बाई 1, ठीक है, +1, ठीक है, 2 हो जाएगा यूजुअली। अब 1 का मतलब क्या होता है, होता क्या है ना, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में कितनी सीटें हैं उस चीज़ के लिए। तो भाई प्रेसिडेंट की तो एक ही सीट है ना। अब ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े कितने लोग रहे, खड़े से बात नहीं है, ठीक है, कितनी सीट चुननी जानी है। कई सारे देश हैं, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पोस्ट के लिए 4 लोग चुने जाने हैं, 4 लोग चुने जाने हैं, तो वहाँ पे ये लोग 4 रख देते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे कि ये प्रेसिडेंट में होता है, वाइस प्रेसिडेंट में, तो यहाँ पे 1 रख दिया +1, तो ये 2 आ गया +1, ये होता है कोटा। तो जिसको भी कोटा मिल गया, मान लेते हैं कि भाई 200 वैलिड वोट पड़े, या फिर मान लेते हैं 400 वैलिड वोट पड़े, तो कितना हो जाएगा कोटा, 201। तो 201 वोट जिसको मिल गए वो जीत गया। तो होता क्या है, यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इसमें कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, कैंडिडेट 1 है, 2 है, 3 है, मान लेते हैं 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। वैसे 4 तो कहाँ ही खड़े होते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 खड़े होते हैं, ठीक है। यूजुअली तो 2 ही खड़े होते हैं, एक बीजेपी से अभी है ना, और एक कांग्रेस से। तो इसमें आपको क्या देना होता है, प्रेफरेंस देनी होती है कि आप जैसे मान लेते हैं, इसको हम ABCD करके लिख लें, ABC, ठीक है, 3 लोग हैं ये। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, मैं चाहता हूँ कि ये प्रेसिडेंट बने, और अगर ये ना बने तो ये बने, और ये तो बिल्कुल ही ना बने। फिर दूसरे कोई भाई जाना है, उन्होंने डाला, इनको पहला प्रेफरेंस दिया, इनको दूसरा प्रेफरेंस दिया, इनको तीसरा दे दिया। कोई है जिन्होंने इनको पहला दिया, इनको दूसरा दिया, इनको तीसरा दिया। तो इस तरह से सब लोग अपना वोट डालते हैं बैलेट पेपर के थ्रू, अपना प्रेफरेंस देख देख के।
अब सबसे पहले तो काउंटिंग होती है ये वन वाले वोटों की, वन वाली, ये पूछेगा नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ, कहीं पूछेगा नहीं बिठा के कि पता एग्जामिनर आ जाएगा वाइवा लेगा कि बताओ कैसे होता, समझाओ, ना समझा पाओगे तो क्लास के बाहर निकल जाओ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। मेन तुमको ये याद रखना है, चाहे तुमको ये समझ में भी ना आए तो भी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहला वाला जो भी होगा उसको गिन लिया जाएगा। अगर कोटा एक्सीड हो गया, कोटा मिल गया, बधाई हो, आप प्रेसिडेंट बन गए, कोई लोचा नहीं है, स्टेज 1 ही है, जीत गए आप चुनाव। अगर आपने कोटा, अगर आप कोटा नहीं सिक्योर कर पाए, आप मतलब कोई भी कोटा सिक्योर नहीं कर पाया, किसी के भी वन वाले वोट जो थे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस, वो कोटा को आगे एक्सीड ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 वाला, यानी सबसे गंदा किसने परफॉर्म किया इन तीनों में, या फिर इन चारों में, पांचों में, जितने भी हैं, तो जिसने ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया होगा उसको निकाल दिया जाएगा और उसके वोट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको किसी बंदे ने जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, ठीक है, तो उसके बाद उसने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, तो उसको इसको मिल जाएगा, ठीक है, जिसको भी दिया था ए को तो वो ए को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया था, मान लेते हैं बी को, तो उसको मिल जाएगा, इसके वोट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एंड देन देखा जाएगा कि कौन कोटा मीट कर रहा है। सी तो चले गए, अब ए या बी में ही कोई कोटा मीट करेगा, तो फिर देख लिया जाएगा कौन मीट करेगा। तो स्टेज 2 होता है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं, तो फिर हो सकता है स्टेज 3 तक चला जाए कि भाई एक और को एलिमिनेट करना पड़े, तो ये होता है STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। करो इस क्वेश्चन को, ये आपके सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। सर प्लीज़ ऐसा हो सकता है क्या हिंदी की PPT भी हो सके क्लास में सर प्लीज़? चलो मैं जीत कोशिश करता हूँ, है ना। बाकी मैं बता तो देता हूँ जितना भी होता है, मैं क्वेश्चंस भी हिंदी में लगा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही है सिर्फ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लास्ट में लगाया था, नहीं बाकी क्वेश्चंस मैं हिंदी में भी करवा देता हूँ। केवल 2 हो तो जीतने जो वोट हैं वही रहेंगे, बिल्कुल सिद्धार्थ। फिर वो स्टेज 2 में जाता ही नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है स्टेज 1 में ही। जूम करिए, अच्छा अच्छा अच्छा, जूम करें, 1 सेकेंड रुकना। पहली बार तुम लोगों ने कोई सही चीज़ जूम करने के लिए बोली है। क्या देखो करते हैं, अच्छा इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओनली 1 2 3 4 ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हटा देता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस हटा देता हूँ मैं, है ना। अभी आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। कितने स्टेटमेंट सही हैं, दिख नहीं रहा है, अभी देखो। सर हु कंडक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो चलो चलो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। The members nominated to either house of the parliament or the legislative assembly of the state are also eligible to be included in the electoral college. Members nominated to the either house of parliament. गलत हो जाएगा, साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ था कि nominated member do not take participate in the election. Nominated member are not liable to vote for the presidential elections. गलत हुआ, यानी all 4 वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। higher the number of elected assembly seat, higher is the value of vote of each MLA of that state. नहीं भाई, अभी तो बताया था, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट, जितनी असेंबली की सीट ज़्यादा होंगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA कम हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो दूसरा यानी कि ऑल जो 3 वाला, ऑल 4 तो गया, ऑल 3 भी गया। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ MP इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरल। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ वोट अभी हमने क्या देखा था, उसके लिए आपकी जो असेंबली की सीट है वो कम होनी चाहिए, तो बात बन जाएगी। MP में सीट ज़्यादा होगी, केरल में सीट ज़्यादा है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो विद लॉजिक MP में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो केरल MP की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे असेंबली सीट ज़्यादा होंगी। क्योंकि असेंबली सीट ज़्यादा होंगी तो जो वैल्यू ऑफ वोट है, ठीक है, MP में असेंबली की सीट ज़्यादा होंगी तो वैल्यू ऑफ वोट जो है वो कम हो जाएगी। कहाँ की, MP की, लेकिन लिखा है ग्रेटर। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर than that of Arunachal because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater
एज कंपेयर टू अरुणाचल। ओनली वन इज करेक्ट एंड दैट इज फोर्थ। ठीक, बन गए IAS IPS PC। केरला में कम, यस। ठीक, डी, इसका ओनली वन होगा। आप ऑप्शन जो भी था इसमें देख लेना। ठीक, फोर्थ इज राइट, सबका सही। देखो किम जोंग उन तक जानते हैं, फोर्थ इज राइट। अब आगे बढ़ते हैं। टर्म, मेन यही दो आर्टिकल थे जिसमें कि थोड़ा समझने वाली चीज़ थी ज़्यादा, ठीक है, दिमाग लगाने वाली चीज़। अब आते हैं जो जल्दी जल्दी। टर्म, कितना कार्यकाल होता है? तो 5 साल का होता है फ्रॉम एंटरिंग द डेट। कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, यानी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इसको समझेंगे आर्टिकल 61 में जब आएंगे तो वहाँ पर। कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज और हर सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। ठीक है, अगर मतलब ये लिखा हुआ है कि 5 साल तक के लिए रहता है और 5 साल के बियॉन्ड तभी एक्सीड कर सकता है, 5 साल के बियॉन्ड तभी रहेगा अगर उसका जो सक्सेसर है, जो उसके बाद ऑफिस में बैठना है, वो अगर नहीं आया है तो। ठीक, अगर वो नहीं आया है तो उसी केस में सिर्फ, ठीक है, वो आगे बढ़ सकता है। वैसे तो इसका जब भी टर्म पूरा होता है, हमारे प्रेसिडेंट का पूरा होने वाला होता है, उससे पहले ही उसके सक्सेसर का इलेक्शन हो जाता है और चुन लिया जाता है, सो दैट कि 5 साल से एक्सीड ना करना पड़े इनका टर्म। एलिजिबिलिटी क्या होता है? फॉर री इलेक्शन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है फॉर इलेक्शन, तो ध्यान रखना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज री एलिजिबल फॉर इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कितनी बार भी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अनलाइक इन यूएसए, यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे अभी हाल ही में आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तो ये तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। यूएसए में मैक्सिमम 2 times, कोई भी 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और वहाँ पर तो कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन, यानी कि देशीकरण से अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि कोई इंडिया, ना तो वो इंडिया का उसके मम्मी पापा हैं, मतलब प्योरली फॉरेनर है वो, लेकिन क्या करता है, वो 12 साल भारत में रहता है, तो उसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिल जाती है। और अगर कोई एक भाषा उसको आती है जो 8th शेड्यूल में हमारी लिखी हुई है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है? लड़ सकता है इंडिया में। यूएसए में इस तरह के कोई अगर सिटीजनशिप गेन करता है, वो नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अनलाइक इन यूएसए। अब जैसे आप बोलेंगे सर कमला हैरिस तो खड़ी हुई थी, कमला हैरिस, कमला तो इंडियन नाम, इंडियन, तो भाई उनके जो क्या बोलते हैं, जो उनके पेरेंट्स थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली, तो कमला हैरिस भी यूएस सिटीजन है। तो आप बोलेंगे सर उनके पेरेंट्स ने ली, तो पेरेंट्स ने लिया, ठीक है, पेरेंट्स उनके यूएस के सिटीजन ही थे, तो इसलिए उनको जो है मिल गया, तो इसलिए वो लड़ सकती थी चुनाव। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 times यूएस में होता है, इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक, तो कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है और अपनी गद्दी में आ सकता है। ठीक, क्वालिफिकेशन, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 35 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, और उसकी वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता में ये क्यों ऐड किया गया कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए? सो दैट कि हमें बाकी क्वालिफिकेशन ना ऐड करनी पड़े, जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है वो ही बस वो अपने आप इसके अंदर निहित हो जाएंगी, हमें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी वो लाभ का पद धारण ना करता हो। ये लाभ का पद क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑफिस जहां पे गवर्नमेंट से सैलरी आ रही है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, संविधान में नहीं लिखी हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। कंडीशन क्या है? ऑफ ये आर्टिकल 59 बात करता है कंडीशन, यानी कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें। तो शर्त यह है कि ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
अगर उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, और अगर बन जाता है ऐसा कोई इंसान तो उसको वो अपना पद छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आप सिंपल मिनिस्टर लिख लो, ठीक है, मिनिस्टर, इन सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ठीक है। आप राष्ट्रपति हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, आप राज्यपाल हैं, आप कोई मिनिस्टर हैं सेंटर में चाहे स्टेट में, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। He or she should not hold any other office of profit. He or she is entitled without payment of rent to the use of his official residence, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का। He or she is entitled to such emolument, allowances and privileges as may be determined by the parliament. तो जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है वो भत्ता इनको मिलता है, ठीक है। His or her emolument allowances cannot be diminished during his term of office. तो जब इनका टर्म चल रहा होगा तब इनके वेतन के भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है। ये इस चीज़ इसलिए रखा गया सो दैट इनके ऑफिस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जा सके, ये इन्फ्लुएंस में ना काम करें किसी के कि भाई हमारी सैलरी कम कर देंगे, इसलिए क्योंकि उसकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हम जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे बजट के टाइम पे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी सैलरी निकलती कहाँ से और क्यों सैलरी को घटा नहीं सकते हैं पार्लियामेंट वाले, ठीक है। डिटरमाइन करते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं ड्यूरिंग इस टर्म। 60 में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में कौन ओथ दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है, तो ओथ इनको दिलाता है कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो नहीं होंगे तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाते हैं, ठीक है। और ओथ इनकी ये होती है, ओथ में ये बोलते हैं, लेकिन कभी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 61 पे आते हैं अब, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि हमारा आखिरी आर्टिकल है, ठीक है, इसके बाद बस एक ही है। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो अनुच्छेद 61 में दी हुई है। अब प्रोसीजर क्या होता है इसका, किस तरह से हटाया जाता है राष्ट्रपति को? द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाई अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो इस ग्राउंड में इसको हटाया जा सकता है, तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल पूछता है, ठीक। और ये जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है ये कहीं पर भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन डिफाइन नहीं है। मेंशन तो है, ऑब्वियसली मेंशन है, लेकिन डिफाइन नहीं है। जैसे कि माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं डिफाइन नहीं है, वैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइन नहीं है। अब इसका प्रोसेस होता कैसे वो समझते हैं। पहली बात, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ संसद में ही चलेगी, यानी पार्लियामेंट में ही चलेगी। स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राज्यों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। उनका लेना देना था इलेक्शन में, यहां नहीं। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाई 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। मतलब यह है कि पहले अगर आपको इनिशिएट करना है, शुरू करना है, तो आप जिस भी हाउस में शुरू हो रहा है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी शुरू हो सकता है, कहीं पर भी, तो कहीं किसी भी हाउस में हो रहा है तो उस हाउस के 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे उस रेजोल्यूशन को, ठीक है, और उसको 14 दिन पहले दिया जाएगा। तब पता चलेगा कि हाँ इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का। ये किस लिए किया जा रहा है? सीरियसनेस को चेक करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि जिसका मन आ रहा है, राहुल गांधी का मन आ रहा है कि नहीं द्रौपदी मुर्मू को हटाओ, तो कल को आ रहे हैं, कल को शशि थरूर का मन हो आया, कल को किसी को मन हो आया, ऐसे नहीं। जिस भी हाउस में ये इनिशिएट हो रहा है उसके 1/4 मेंबर साइन करेंगे और 14 दिन पहले उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, 14 दिन के पहले नोटिस देना है, ठीक है, तब जाके वो इसको इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल को। अब इनिशिएट कैसे हुआ? एक्चुअल में इनिशिएट तो हो गया है, पूरी तरह से नहीं। अब अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं उस सदन के, तो फिर क्या करना होगा? उस सदन को उसको स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा अपने सदन में, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। शायद इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी।
2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस का मतलब होता है कि जितने मेंबरशिप है, जितने भी हाउस में लोग हैं उसका 2/3, जैसे 543 है तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इतने लोग अगर एग्री करेंगे तब भी अभी राष्ट्रपति इम्पीच नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर ये पास हो गया तो ये मान लिया जाएगा जैसे लोकसभा का है, ठीक है, लोकसभा में 543 की मेंबरशिप है तो कितना आएगा, ये 3 और 2 बचा, ठीक है, 362 लोग ने बोल दिया कि राष्ट्रपति हटना चाहिए। अगर बोल दिया, जब बोल देंगे तो इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है ये जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था तो वहाँ की 2/3 का जितना मेंबरशिप है पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। जो भी है, मान लेते हैं लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था तो राज्यसभा में गया, तो उसको भी फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा, यानी कि 2/3 ऑफ उसकी जितनी मेंबरशिप है 245, रफली ये इतना आएगा, ठीक है, यानी 164। और अगर ये हो गया, अगर ये हो गया और प्रेसिडेंट के पास पूरा हक है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुद के बारे में बता सकते हैं, खुद का क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, खुद के लिए सफाई दे सकते हैं इस दौरान, और अगर ऐसा हो गया तो प्रेसिडेंट शैल ग्राउंड इम्पीच्ड, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो गया और राष्ट्रपति अब उनको हटना पड़ेगा। आज तक टिल डेट नो प्रेसिडेंट इम्पीच, टिल डेट नो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड, आज तक किसी का महाभियोग नहीं हुआ है। और ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहाँ से लिया हमने, तो वहीं से लिया है जहाँ से ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है। कौन सा देश है ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक, क्लियर। अब ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, इसको क्वाज़ाई जुडिशियल बोलते हैं। क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब होता है आधा अधूरा जुडिशियल। हाँ अंकित अभी बताएंगे, ठीक है, तुम्हें पता है कि हमें, मतलब हमें पता है कि तुम्हें पता है कि क्या हमें पता है और क्या हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन रुक जाओ। क्वाज़ाई जुडिशियल इसका मतलब होता है काइंड ऑफ आधा अधूरा जुडिशियल, क्योंकि इम्पीचमेंट जो एक प्रोसेस है ये प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसीजर को बोलते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो ये सारा जो नेचर ऑफ वर्क है ये जुडिशियल नेचर का वर्क है, लेकिन इसको जुडिशरी नहीं कर रही है। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी नहीं कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है, तो इसलिए आधा अधूरा जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल। The nominated member of either house of parliament can participate in the impeachment of president, though they do not participate in his or her election. नामित सदस्य, याद करो, चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे लेकिन हटाने में हिस्सा लेते हैं। और the elected member of the legislative assembly of state and UTs of Delhi and Puducherry do not participate in impeachment of president, though they participate in his or her election. चिंता मत करो, मैं समराइज कर देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड लोग करते हैं, निर्वाचित, नामित नहीं होते हैं, नॉमिनेट नहीं होते हैं। कौन, एमपीज भी और एमएलएज भी। और एमएलए कहाँ के, सारे राज्य के एमएलए, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो यूटी है उसके एमएलए। जब इसके इम्पीचमेंट के बारे में आएगा तो बस तुम सिंपल याद कर लो ये 2 शब्द, ऑल एमपीज, खत्म, तुम्हें कुछ झंझट पालनी ही नहीं है। ये रहा प्रीएम्बल ऑफ इलेक्शन और ये रहा प्रीएम्बल ऑफ इम्पीचमेंट, खत्म हो गया, कुछ याद ही नहीं करना, तो सब भारी भयंकर लाइन। अगर तुम्हें पता है ये चीज़, अगर तुम इस चीज़ को लेके सेंसिटिव हो कि भाई ऑल का मतलब होता है इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पे ऑल ना लिख देता, ऑल एमपीज एंड ऑल एमएलएस। क्यों यहाँ इलेक्टेड लिखा मैंने, वो ब्रैकेट लगाया, क्यों मैंने ये फंक्शन अटैच किया इसमें, इलेक्टेड का फंक्शन, क्योंकि नॉमिनेटेड वाले नहीं है इसलिए लिखा है अलग से इलेक्टेड, और ऑल लिखा है इसका मतलब है कि इलेक्टेड नॉमिनेटेड है। अब तुम हमसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्या कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं, लेते हैं। तो अंतर क्या आ जाता है इलेक्शन और रिमूवल में, इलेक्शन और इम्पीचमेंट में अंतर ये आ जाता है, ये जो 2 अंतर वही लिखे हुए हैं कि इसमें नॉमिनेटेड लोग नहीं हैं, यहाँ पर हैं। दूसरा, यहाँ पे एमएलए लोग हैं, यहाँ पे नहीं हैं, यही अंतर है, बस यही अंतर है, 2 अंतर, समझ गए।
अब जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आ जाएगा गहराई से। आखिरी आर्टिकल है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो गद्दी है इसको भरने के लिए कब इलेक्शन करवाने हैं। तो ये गद्दी खाली कैसे हो सकती है, या तो 5 साल का टर्म पूरा हो गया, या इन्होंने उपराष्ट्रपति को लिख के रिज़ाइन कर दिया, या इनको महाभियोग से हटा दिया गया, या फिर इनकी डेथ हो गई, या फिर इनके इलेक्शन को ही खारिज कर दिया गया कि जिस तरह से इनका इलेक्शन हुआ उसका प्रोसीजर ही मतलब गलत था, तो ये मतलब उनका ये हट जाएंगे, ये वैकेंसी हो जाएगी। या फिर ठीक है, ये चीज़ तो खैर हटा दो, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ही और शी कैन बी रिटायर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, तो ये वो चीज़ से वैकेंसी आ सकती है। अब अगर वैकेंसी आई है मतलब एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म की वजह से, कि इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, तो इस वजह से अगर वैकेंसी आई है तो फिर जैसे ही एक्सपायर होने वाला होगा उनका टर्म, उससे पहले ही चुनाव करवा के, अभी मैंने बताया था, उनका नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगर वैकेंसी आई है डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इन सब की वजह से, तो एज सून एज पॉसिबल एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ, यानी कि जल्द से जल्द चुनाव करके परमानेंट प्रेसिडेंट चुनना है, और 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द और 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं 6 महीने के अंदर ही अंदर नया राष्ट्रपति आपने चुन लेना है। ख़त्म हो गए प्रेसिडेंट के आर्टिकल। टीरे के बता दें क्या हैं, जल्दी बताओ, तो फिर बता दें कैसे याद करना है इसके आर्टिकल्स को। समझ तो गए, समझने वाला कंपोनेंट मैंने कर लिया, मैंने बोला था अभी याद नहीं करना है आपको कि किस आर्टिकल में क्या है, वो मैं आपको करवा दूंगा आखिर में, अपने आप याद हो जाएगा, समझना था आपको। इम्पीचमेंट की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो रिपीट कर दो गुरुजी। तो गुरुजी ऑल एमपीज, 2 शब्द याद रखने, ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ऑल का मतलब इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, एमपी का मतलब है सांसद, यानी विधायक नहीं लेते हैं चुनाव, विधायक नहीं लेते हैं इसके रिमूवल प्रोसीजर में हिस्सा। क्या वो जो बिल था, रेजोल्यूशन था रिमूवल, क्या उसको हमने विधानसभा भेजा था क्या? नहीं भेजा था। राज्यों के पास भेजा था क्या? नहीं भेजा था। सिंपल। अब टेढ़ी के बता देते तुमको। तो एक प्रेम जी है हमारे, ठीक है, प्रेम जी हैं, उनसे आप बोल रहे हो कि बेटा प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, इसलिए सो कम इन टाइम, कम इन टाइम, टाइम पे आना। ये 52 आर्टिकल है, ये 53 है, ये 54 है, ये 55 है, ये 56 है, ये 57 है, ये 58 है, ये 59 है, ये 60 है, ये 61 है और ये 62 है। ठीक, अब क्या क्या लिखा हुआ है इनमें वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। इसमें क्या लिखा था? खुद से पहले अपने दिमाग पे जोर लगा के उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, खुद के दिमाग पे जोर लगा के उसको रिकॉल करो, ठीक है, कि ई से क्या पढ़ा था 53 वाले में, इससे हमने पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेज। ई से क्या है? इसे इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इसके निर्वाचक मंडल के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा। एम से क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन, और कैसा मैनर था? इनडायरेक्ट इलेक्शन था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। टी आर से टर्म, इसका टर्म कितना होगा? 5 साल का। ई से एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कितनी बार री एलिजिबल है? एनी नंबर ऑफ टाइम, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्यू से क्या है? क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन थी? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सी से क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं कि भाई वो एमपी या एमएलए ना हो, और अगर है तो उससे रिज़ाइन करे तब चुनाव लड़े। ओ से क्या है? मतलब चुनाव ना लड़े, मतलब कि जब वो राजगद्दी पे बैठे राष्ट्रपति के और अगर चुन लिया गया तो फिर वो रिज़ाइन कर दे उससे पहले, ठीक है। ओथ कौन दिलाता जरा बताओ? ओथ। आई से इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग, और टाइम से टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। याद हो गए सब? अब हिंदी में आई थिंक कुछ ऐसा करके होता है, आई थिंक पकानी कोका दुयो दशम करके होता है कुछ, ठीक है, पकानी
कोका दुयो दशम करके, है ना, ये होता है। तो पा से होता है पद, पा से क्या होता है, पा से होता है पद, ठीक है, पद दिया, पद यानी कि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का एक पद होगा। कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में। नी से क्या है, निर्वाचन है, आर्टिकल 54 यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन। फिर क्या है, को से कोटा हो जाएगा, कोटा 55 में ही तो कोटा दिया हुआ है, कोटा 55 में ही तो पढ़ा था। का से, इससे का से हो जाएगा कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल, ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 56 हो जाएगा टर्म। दू से क्या हो जाएगा, दू से हो जाएगा क्या, दोबारा चुनाव हो सकता है, पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, दोबारा क्या चुनाव हो सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन। यो से क्या है, योग्यता है, योग्यता, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन। द से क्या है, दशाएं दी हुई हैं, कंडीशन दी हुई हैं, दशाएं, राष्ट्रपति के पद की दशाएं दी हुई हैं। शा से क्या है, शपथ है, और म से क्या है, महाभियोग है, महाभियोग, ठीक है। तो पकानी कोका दियो दशम से याद कर सकते हैं। ये हमारे देश के कुछ राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद थे एंड ही इज़ टिल नाउ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक, ठीक है। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15th प्रेसिडेंट हैं कंट्री की, ठीक है। शी इज़ फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कौन, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपको प्रेसिडेंट अच्छे से समझ में आ गया, वाइस प्रेसिडेंट बहुत आसान है, ठीक है। नीचे वाला नहीं दिखता क्या, अच्छा नीचे वाला नहीं दिखता है ऐसा, अच्छा ये दिखता नहीं क्या, शपथ वाला दिख नहीं रहा है जो मैंने लिखा है, शपथ ये। सर एक्टिंग प्रेसिडेंट, चिरकुट, मुझे पता था तुम क्वेश्चन चिरकुट क्वेश्चन अच्छा है, चिरकुट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने जानबूझ के भी नहीं, क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है। तो जब वहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में तो एक्टिंग प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, और फिर से इस स्लाइड में आऊँगा, इस पिक्चर में आऊँगा, ठीक है। 63 से लेकर 70 तक हमें पढ़ना है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे 52 में क्या पढ़ा था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे 63 में देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। आगे, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका मतलब होता, एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये कुछ और नहीं, ये राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। परसों वाले लेक्चर में सब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा, यानी कि राज्यसभा के सभापति के लिए लीडर ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा के लिए अलग से कोई इलेक्शन, कोई चुनाव नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति बनता है वो ही अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है अपने आप, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वही सेम कॉमन चीज़ है। 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी और इन द ऑफिस ड्यूरिंग हिज एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। चिरकुट जी, जो आप पूछ रहे थे कि राष्ट्रपति की अगर वैकेंसी हो जाए या फिर एब्सेंस हो जाए, अंतर क्या होता है वैकेंसी और एब्सेंस में। वैकेंसी का मतलब है दोबारा वो नहीं आएंगे, डेथ हो गई तो नहीं आएंगे, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने उपराष्ट्रपति को लिख के तो नहीं आएंगे, हटा दिया गया तो उनका वैकेंसी हो गया। एब्सेंस का मतलब है तबीयत खराब है, कहीं विदेश में गए हैं, बिटिया की शादी है, तो उन सारे केस में उसको एब्सेंस बोलते हैं, जहाँ टेम्परली कुछ टाइम के लिए एब्सेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनको हम एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे तो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, ध्यान रखना। वो राज्यसभा का जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन की ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। वो कौन करेगा, वो राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो फिर करेगा। और जितने टाइम तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे वही सैलरी जो राष्ट्रपति को मिलती है वही मिलेगी इनको। अब क्या कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बने थे
ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, जस्टिस जो श्री वीवी गिरी हैं ये उस समय थे। तो ये क्यों नहीं बने थे? अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के चुनाव, क्योंकि जब इनकी डेथ हो गई तो अभी हमने देखा अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, चुनाव होगा। अभी देखा हमने 6 महीने के अंदर परमानेंट प्रेसिडेंट चुनना है हमें, परमानेंट। तब तक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो करता रहेगा उन प्रेसिडेंट का काम। तो ये चुनाव लड़ने चले गए, इन्होंने नहीं निभाया। तो फिर कौन आया? फिर आए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये कौन थे? ये उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जी हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे, आपके मन में डाउट आना चाहिए ना कि अगर प्रेसिडेंट की मान लो एब्सेंस या फिर वैकेंसी है तो वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो CJI आता है। वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज आएगा। वो नहीं है तो फिर तुमको हम बिठा देंगे चल के वहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वीवी गिरी बनना थे लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि फिर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को भेजा गया, क्योंकि ये चुनाव लड़ने चले गए। ऐसे ही फकरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी डेथ हो गई थी ऑफिस में। तो जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे BD जट्टी, वो बन गए थे प्रेसिडेंट। और फिर नीलम संजीव रेड्डी परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी के रिगार्डिंग ध्यान रखना कि ये ऐसे हमारे वन ऑफ द फ्यू ऐसे राष्ट्रपति थे, जैसे कि अगर हम देखें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि राष्ट्रपति बने दूसरे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ये हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ये भी उपराष्ट्रपति थे, ये भी थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी, ये डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, क्लियर थी चीज़ चिरकुट जी। 66 पे आते हैं, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन देख लेते हैं कि कौन इलेक्टोरल कॉलेज में है, निर्वाचक मंडल में, और किस तरह से मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। तो प्रेसिडेंट के केस में देखा था अलग अलग आर्टिकल थे ना। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज था, 55 में मैनर था। यहाँ पर एक ही आर्टिकल में 66 में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, MPs ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि ऑल MPs। यानी कि हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति को हटाता है वही उपराष्ट्रपति को चुनता है। सिंपल। क्योंकि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में ऑल MPs नहीं तो पार्टिसिपेट किया था। देखिए, ऑल MPs नहीं तो पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे याद कर लो, जो राष्ट्रपति को हटाएगा वो उपराष्ट्रपति को चुनेगा। ठीक। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MLA लोग आ रहे थे, तो इसके इलेक्शन में MLA लोग नहीं आएंगे। सिंपल। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसके में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करेंगे। चुनाव का जो मैनर होगा वो वही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल सहकर्मणी मत, जो कि आपको पूरा समझा चुका हूँ। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सब आर्टिकल 66 में ही पड़ा हुआ है। 35 साल की उम्र जो कि राष्ट्रपति की होनी चाहिए, जितना हम देखा। एंड ही शैल बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा। वहां पर क्या देखा था प्रेसिडेंट केस में? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। वहां पे लोकसभा था, यहाँ पे राज्यसभा है, यानी राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन में लोकसभा था और उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन में राज्यसभा है। ऐसे याद कर लो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट इज वाई ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। A person shall not be eligible for election as a vice president if he holds any office of profit under the government of India, जो और government of any state or any other government or local authority also. सिंपल, जो कि हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देख चुके हैं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, तो लाभ का पद ये धारण ना करते हो। ठीक है, 66 में ही इलेक्टोरल कॉलेज, मैनर और क्वालिफिकेशन तीनों चीज़ हैं जो प्रेसिडेंट के केस में अलग अलग थी। इनका टर्म वही जितना राष्ट्रपति का होता है, 5 साल का। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको दे रहा था? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि बड़ा आसान है, प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। सिंपल। कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई पासिंग अ रेजोल्यूशन। तो इनको कैसे रिमूव करते हैं? इनके रिमूवल के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। उनके किसको क्या बोल रहे थे? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट। तो इनको क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ कंट्री हैं। हटाते भी हैं तो इज्जत से हटाते हैं थोड़ी, ठीक है, इज्जत से हटाते हैं। वहाँ पे ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेजोल्यूशन से हटाया जा सकता है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता था प्रेसिडेंट का, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है।
वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन जिस हाउस के चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ स्टेट वहाँ पर आता है, और वहाँ की मेजॉरिटी यानी कि सेम है सारी चीज़ें कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, 1/4 मेंबर एग्री करेंगे, उसके बाद ऑल दी देन मेंबर यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाता है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ पर? काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में। लोकसभा हाँ, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? एग्रीड टू बाई हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, तो लोकसभा को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से एग्री कर जाना है, साधारण बहुमत से, काम खत्म। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मान लो कि भाई मेंबरशिप से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मान लो मेंबरशिप है 543 की, लेकिन आए कितने हैं आज लोग? आज मात्र आए हैं, मान लेते हैं कि 325 लोग, उसमें से 25 लोग समोसा खा रहे हैं कैंटीन में, सिर्फ बचे 300 लोग, तो इसका 2/3 यानी कि 200 लोग अगर एग्री कर जाएंगे हट जाएंगे। तो मेन कहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? और हाउस इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ कहाँ सकता है? राज्यसभा में। प्रेसिडेंट का किसी भी हाउस में आ सकता है। और जब दोनों के इलेक्शन में कॉमन क्या चीज़ है कि दोनों के ही इलेक्शन में राज्य के जो विधायक लोग होते हैं वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जो सांसद लोग हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग री इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ, अरे यार ये तो फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। तो वैकेंसी कैसे आ सकती है? या तो 5 साल इनका टेन्योर पूरा हो जाए, या तो ये रिज़ाइन कर दें। किसको लिख के रिज़ाइन करेंगे? अगेन ये रिज़ाइन करेंगे जो हमारा राष्ट्रपति है उसको लिख के, तो उस केस में वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, और अगर इनको रिमूव कर दिया पार्लियामेंट ने तो इनकी डेथ हो गई, या फिर ही मतलब इनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है चीज़ें। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं जो आर्टिकल नंबर 62 में लिखी हुई प्रेसिडेंट के लिए। अब 69 में क्या? ओथ और एफर्मेशन और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट, या फिर और एनी पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाई हिम। बाई हिम का मतलब है इन दैट बिहाफ, बाई हिम का मतलब है बाई प्रेसिडेंट। या तो राष्ट्रपति खुद दिलाएंगे, और अगर मान लो नहीं है, बोल रहे हैं कि यार मन नहीं है आज हमारा, ठीक है, उठने का, तो किसी को बोल देंगे भाई तुम दिला देना इनको। ठीक है, इस तरह से। 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। कुछ और, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट को हम हटा देते हैं, डेथ हो जाती है, रिमूव, ये सारी चीज़ें, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। कुछ और अगर अदर कंटिजेंसीज ऐसी आ जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड नहीं है, तो उसमें कौन क्या होगा, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी, उसको लेके वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट मेक सच प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। कुछ ऐसी चीज़, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? वो करेगा, वैसे करे किया जाएगा जैसे कि संसद चाहेगी। ठीक है, जो हिंदी वाली बुक है उसमें एक करेक्शन करिएगा, उसमें ये करेक्शन करिएगा, एंड द करेक्शन इज कि एक सेकंड रुकना। हेलो, ठीक है, तो उसमें शायद ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ही जो है डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट को फंक्शन में। कर सकता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो उसमें करेक्ट कर लेना, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति, जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे देश के। जस्टिस ये वीवी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति, जो कि चौथे राष्ट्रपति थे हमारे देश के, है ना। नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट बने थे। बीडी जट्टी, ठीक है, जब जस्टिस एम हिदायतुल्ला की डेथ हो गई थी तब बने थे। गोपाल स्वरूप पाठक, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। एन आर वेंकट रमन, शंकर दयाल, के आर नारायण, कृष्ण कांत, भैरव सिंह शेखावत,
हामिद अंसारी, इसके बाद आए थे हमारे वेंकैया नायडू जी, और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, वेंकैया नायडू, और एट प्रेजेंट कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। 2017 से लेकर 22 तक वेंकैया नायडू थे, और 22 से लेकर 27 तक रहेंगे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। आर्टिकल 71 ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कि मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ भी अगर, मतलब समझ लो कुछ भी अगर मैटर होता है तो वो कौन देखेगा, वो मतलब कुछ भी विवाद होता है तो उन विवादों की जांच कौन करेगा, उन विवादों की जांच देश का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी डाउट आता है कि भाई मान लो कि कहीं पे आता है, ये मांग उठती है कि भाई यहाँ के वोट की वैल्यू ढंग से कैलकुलेट नहीं करी गई, ये घपला हो गया, ये हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुरिस्डिक्शन है एक्सक्लूसिव नेचर का है, मतलब देश की कोई और कोर्ट इसको नहीं देख सकती है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है सुप्रीम कोर्ट का। बस ये दूसरा क्लॉज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहला देखना कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 71, ठीक है। 72 पे आते हैं, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से पूछ लीजिए। हमारे आज का आखिरी आर्टिकल है 72, आखिरी आर्टिकल है ये, ठीक है। प्लेबैक स्पीड प्रॉब्लम, मतलब समझा नहीं भाई, लाइव क्लास में कहाँ से प्लेबैक होगा, हाँ क्या प्रॉब्लम है, प्लेबैक स्पीड में क्या प्रॉब्लम है भाई? संगीता जी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये बड़ी आसानी से मीट हो जाती है, सबसे साधारण है। कैसे कि मान लो जैसे मैंने बताया, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं कितने अभी 245 है। आज आए कितने लोग हैं, मान लेते हैं कि आज सिर्फ आए हैं, मान लेते हैं कि 140 लोग आए हैं, ठीक है, 140 लोग आए हैं, उसमें से प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट का मतलब है हो सकता है कुछ लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें, बाहर चले जाएं, है ना, मूव आउट कर जाएं, होता है कई बार ऐसा, तो बचे 130 लोग, तो ये 130 को बोलेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। आर्टिकल 70 में प्रॉब्लम है, 70 का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी, का मतलब है राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाए, ठीक है, हटा दिए जाएं, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या फिर बेटी की शादी है तो नहीं है, विदेश में घूमने गए हैं, तो उस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, लिखा हुआ है। लेकिन कुल को कुछ और ऐसा हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के फंक्शन को कौन निभाएगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, समझ गया। जैसे कि 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची, तो उसमें पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, तो दोनों बना देंगे, दोनों अगर बना देंगे तो किसका प्रिवेल करेगा बताइए। और कुछ कभी ऐसा आ गया जो तीनों में ही मेंशन नहीं है तो उसको रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं, और इस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है ज़रा बताना। तो अगर यूनियन स्टेट ने दोनों ने कंकरेंट बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, और रेजिडुअरी में बनाने का पावर यूनियन के पास होता है, तो वही है बस ये, तो वैसे ही समझ लो इसको, ठीक है। 72 में है पार्डनिंग पावर, क्षमा शक्ति। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट इज फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, पनिशमेंट इज फॉर अ कोर्ट मार्शल, पनिशमेंट इज फॉर डेथ सेंटेंस। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि देखो, मान लो आपका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपकी सेशन कोर्ट में, आपको गिल्टी प्रूव कर दिया गया, ठीक है, और गिल्टी प्रूव कर दिया गया, आपको लाइफ इम्प्रिजन मिल गया कि भाई तुम्हें लाइफ इम्प्रिजन मिलता है, ठीक है, उम्र क्या बोलेंगे, उम्र कैद, ठीक है। आप हाई कोर्ट गए, अपील किया, वहाँ पे उसने बोला अरे बाबा ये तो ऐसा तुमने क्राइम किया है, हैं? तुमको उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए तुम्हें, तो ले तुमको, तो अरे भगवान कहाँ से कहाँ आ गए यहाँ पे,
तुमने तो चलो एक और स्टेज ऊपर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, डेथ सेंटेंस तो मतलब डेथ सेंटेंस, बिल्कुल सही बोला सब हाई कोर्ट ने। अब कहाँ जाओगे? तो अब तो तुम यहाँ ही जाओगे। कहाँ जाओगे? एक ही तुम्हारे पास चाह रहा है, प्रेसिडेंट, कि उनके पास हाथ जोड़ो, जाके पैरों में गिर जाओ। अगर वो माफ़ कर दें तो माफ़ हो जाएगा, बस तुम्हारे पास यही चाह रहा है कि उनके पास चले जाओ। अगर उनका मतलब देख रहे हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब एक वो एंगल भी रखा गया। वैसे तो आपको पता है जुडिशरी हमारी इतनी कठोर नहीं कि तुरंत वो पूरा सब कुछ लेती, लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यार नहीं यार गलत हो रहा है, इसको बेचारे को फांसी नहीं होनी चाहिए, तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैं फांसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हुआ, फांसी हुआ है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद हुआ है, कुछ भी हुआ है यूनियन लॉ के अंडर में, तो वो आपका आर्टिकल 72 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। एसएससी और रिलेटेड एग्जाम में इतना ही पूछता है, लेकिन हायर लेवल ऑफ एग्जाम जैसे कि सीडीएस, सीएपी और सीएससी वगैरह में यानी सिविल सर्विसेज में थोड़ा और डेप्थ में चला जाता है। पार्डन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, रेप्राइव क्या होता है। तो ये भी आपको मैं लगे हाथ बता देता हूँ, पढ़ना है तो मतलब अगर आपको समझना है तो ठीक है, नहीं तो आप जाने दो जो एसएससी वाले हैं। अगर देखो अभी तक तो ऐसा मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा है इस पर कि कम्यूटेशन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, लेकिन आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप देख लीजिए इसको भी, एसएससी वाले भी, ठीक है, क्योंकि आने को आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अंतर क्या होता है सब में? पार्डन का मतलब होता है जा सिमरन, क्या होता है इसका मतलब? जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली एब्सॉल्व करना, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना। किसको? जो भी आया है आपके पास, जो भी प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ने बोला जा जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को मैं सारे दोषों से मुक्त करती हूँ या फिर करता हूँ, सारे चार्जेस उसके अब्सॉल्व कर दिए जाएंगे। कम्यूटेशन का मतलब होता है आ सिमरन ठीक है, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इसमें चेंज कर दिया जाएगा। कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को। जैसे कि आपको मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको मान लेते हैं डेथ पेनल्टी मिली थी, उसको चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया कि भाई उम्र कैद कर दिया। सजा तो अभी भी बरकरार है, एब्सॉल्व तो किया नहीं पूरी तरह से लेकिन डेथ सेंटेंस को, फांसी को उम्र कैद में टाल दिया। ठीक है, राइटिंग देख रहे हो, मतलब एकदम स्टाइलिश बनाते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सही लिखी है ना स्पेलिंग। रिमिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्म नहीं, ना तो एब्सॉल्व किया है ना तो फॉर्म चेंज किया है, यहां पर बस इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटी ऑफ दैट पनिशमेंट को चेंज किया है, ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट को डिक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको उम्र कैद मिली हुई थी तो उसको चेंज कर दिया गया। मान लेते हैं, एग्जांपल लिख देता हूँ फिर से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिला हुआ था, ठीक है, उसको मैंने 10 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया, 10 ईयर्स ऑफ जेल। ठीक है, तो फॉर्म तो वही भी है, फॉर्म अभी भी जेल ही है, लेकिन साल कम कर दिए। यह ये भी सेम चीज़ है, ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट को कम कर देना, लेकिन ऑन हेल्थ ग्राउंड। अगर आपकी ये ग्रेविटी को चेंज किया जा रहा है हेल्थ ग्राउंड पे, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई बहुत बूढ़ा हो गया, कोई बीमारी हो गई है किसी को बहुत भयंकर वाली, तो इसलिए उसके हेल्थ ग्राउंड को देखते हुए उसकी ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट को कम कर देंगे। रेप्राइव का मतलब है एक टेम्पररी होल्ड लगा देना उसकी पनिशमेंट पे, टेम्पररी होल्ड। जैसे किसी को फांसी होनी तो प्रेसिडेंट बोलते हैं रुक जाओ, भी सोचने दो थोड़ा सा, अभी मत फांसी करो, फिर हो सकता है सोच के बोल दें लगा दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, टेम्पररी होल्ड इसमें लगाया जाता है पनिशमेंट में। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें तो ये एक केस हुआ था कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट जो होता है उसका जो इसमें जो डिसीजन होता है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि इसमें हम भी खुद नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। हम जुडिशरी तभी रिव्यू करेगी जब ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन बहुत ही आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं, किसी ने मान लो कि 100 लोगों की हत्या करी है, मान लो कुछ ऐसे बम से उड़ा दिया है, मिलनी चाहिए यार उसको तो फांसी, ऐसे निर्मम हत्या करने वाले को तो 10 लोगों को मार डाला ऐसे करके कुछ, हाँ,
तो उसको तो मिलनी चाहिए। उस केस में तो कोई इस तरह से का दिल नहीं पिघलना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट का दिल पिघल गया। हो सकता है कि उनके कुछ बाइसेस है कि भाई ये तो मेरी कम्युनिटी का बंदा है, अगर बंदी है, ये तो मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मेरे घर का है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनके घर का ही कोई ऐसा क्राइम कर दे बहुत भयंकर वाला, और वो तो फिर बोल देंगे नहीं नहीं जाओ जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उस केस में जुडिशरी को दिख रहा है ना कि यार ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मैलाफाइड है, आर्बिट्ररी है, तो उस केस में जुडिशरी रिव्यू कर सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं करेगा। कहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक, ये जुडिशियल पावर होती हैं, लेकिन आपने अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि जुडिशियल पावर भी होती हैं, लेजिस्लेटिव भी होती हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस लॉ मेकिंग पावर भी होती है, लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। आज के लिए इतना है। इट्स एन एमसीक्यू टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। पहला क्वेश्चन करो जल्दी से, इलेक्टोरल कॉलेज, जल्दी से। हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक्चुअल वो नहीं होता, होता ये कि बुढ़ापे तक जब तुम एकदम असमर्थ हो जाओ कि अब तो तुम चाकू भी नहीं उठा पाओगे, अब तुम चाकू ही नहीं उठा पाओगे, तो उस केस में जो है फिर तुमको हटा वो कर दिया था, जाओ तुम, ठीक है जाओ, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा लर्न विद ज़ील। गुंडा कर दी। चलो भाई, ट्रिक नहीं नाम बताएंगे सर, वो नहीं ट्रिक नहीं बताएंगे हर चीज़ की नहीं। चलो भाई, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाँ जी, तो द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, गलत। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते, वैसे तो नॉमिनेटेड होते ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो। अच्छा, इलेक्टेड ही तो लिखा है, इलेक्टेड लिखा है ना, उसमें से इलेक्टेड ही लिखा है। और दूसरी बात, पहले होते थे लोकसभा में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन 104th अमेंडमेंट के बाद ये नॉमिनेशन वाला खत्म हो गया, तो दूसरा होगा। अच्छा, क्या लिखा है, फॉर कौन नहीं है, फॉर इलेक्शन कौन नहीं है, तो फिर पहला वाला नहीं है, ठीक है, तो यानी ये आंसर में होना चाहिए, आंसर ये हो जाएगा। वन एंड एक सेकेंड क्या लिखा है इसमें। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इंक्लूड नहीं है, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। भाई इंक्लूडेड होते हैं ये तो, ऑल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो जिक्र हुआ ही नहीं है पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कि भाई ये इसके इलेक्शन में और फिर रिमूवल में हिस्सा लेते हैं, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अगला सवाल है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज़ बीन, ये जो क्वेश्चन है शुरू के CAPF में पूछे गए असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में, ठीक है, तो शुरू के 3 सवाल, फिर आगे CDS के हैं, फिर आगे जियो साइंटिस्ट और CISF का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो उसके क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो हम कल देखेंगे। पार्डन अ पर्सन हु हैज़ बीन पनिश्ड बाई अ कोर्ट मार्शल, यस वो भी करता है। अच्छा, हमारे गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास भी पार्डिंग पावर होती है। अंतर क्या होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में, वो मैं वहीं बताऊंगा जब गवर्नर वाला पढ़ा दूंगा, तभी तो समझ में आएगा अंतर क्या होता है, क्योंकि अंतर होता है। जैसे ये कोर्ट मार्शल लिखा हुआ है ना, तो अगर कोर्ट मार्शल के थ्रू आप प्रेसिडेंट के चरणों में जाके गिर सकते हो, राज्यपाल के पास नहीं जा सकते हो, ये एक अंतर होता है, तो ये सही है आपका, ठीक है। रिमूव करना जज को, ये इनकी पास पावर, एक सेकेंड, पहले बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन कन्फर्ड, टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन हिज और हर डिस्क्रिप्शन, तो एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है आपको, इसमें जब इलेक्शन इसको कल अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा सही से आप अटेंड कर पाएंगे, या फिर जब हम पूरा जुडिशरी के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपको जज ऑफ हाई कोर्ट का रिमूवल का पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता है अभी तक, तो कि कैसे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, देन जो हमारा प्रेसिडेंट होता है तब इसको रिमूव करता है इसको, ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रखेंगे बिकॉज इसमें 2-3 स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस बिल 1986 फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ये आई थिंक परसों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब ऑर्डिनरी बिल पढ़ाऊंगा। आंसर तो इसका ज्ञानी जैल सिंह होगा, लेकिन अभी नहीं, तब करेंगे इस क्वेश्चन को, ये ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन हटाए भी हैं, अरे यार इसमें नहीं हटे हैं, अच्छा
वही मुझे लगा, मैंने क्वेश्चन तो हटाए थे इसमें। और ये हाँ हाँ, ये कुछ लोगों की आदत जो होती ना, सर आपको हिंदी बोलने आती है, लिखने आती है, आप पढ़ाते नहीं हो, पीपीटी मस्ट बी इन हिंदी, दीपांशु। अच्छा, ये जो कुछ लोगों की गंदी आदत होती है ना कि मतलब क्वेश्चन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाते भाई क्वेश्चन? ठीक है, मेरा कोई इसमें घाटा नहीं है, लेकिन मैं आपके उसके लिए बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट किया करो। जैसे मैं देखता हूँ कि भाई 6.8 के मतलब है ना, लगभग 7,000 लोग देखते हैं लेक्चर, और उसमें फिर साढ़े 6,000 हो जाते हैं किसके टाइम पे एमसीक्यूज़। मुझे उससे लेना देना नहीं किया, चाहे तुम 600 रहो तो भी मैं तो करवाऊँगा ही, लेकिन ठीक है, इनको मतलब हल्के में काहे लेते हो भाई एमसीक्यूज़ को? बहुत स्टड समझते हो खुद को है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। मतलब इसमें तो ज़्यादा क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि देखें तो कि भाई इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाया गया कि नहीं, कि ऐसे ही ऐसे तो नहीं सर कुछ भी पढ़ा दिए। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन। क्यों भाई, ऐसा कभी बताया तुमको कि एलिजिबल नहीं? बिल्कुल एलिजिबल है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और 5 साल का टर्म होता है। नॉट करेक्ट अगेन। देखो क्वेश्चन हिंदी में भी लगे हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54, यही पढ़े थे हम लोग, सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज अदर दैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रुक जाओ नहीं पढ़ा इसके बारे में हमने अभी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई इन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, गलत, खत्म। ठीक है। और अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर द सेकंड टर्म, बिल्कुल सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन नॉट करेक्ट, देख रहे हो? तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी तुम सीधे सीए पे फिर का पेपर देने जाओ तो नॉट ये ज़रूर देख लेना, नॉट पे बड़ा खेलता है, क्योंकि हमें लगता है करेक्ट मार के हम है ना ऑप्शन ए टिक कर देंगे, और फिर बाद में जब घर आते हैं तो पता चलता है नॉट पूछा था। ठीक है, तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 54 हो जाएगा। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो 54 और 77 जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ 77 में भी चीज़ लिखी हुई है, आर्टिकल 77 में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी, अभी पढ़ा नहीं आ रही है, ठीक है, कल पढ़ेंगे। है तो सही, है तो सही, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन दी, अभी नहीं पढ़ा है, इसको कल करेंगे। ठीक है, इसको मैंने हटाया था, प्लीज़ इसको मत देखिए अभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे होता है? PR प्लस STV। ठीक है, PR प्लस STV। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसा होता है। नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स। ठीक है, ये भी नहीं किया है इसमें, आंसर तो स्टेट सर्विसेज होगा, लेकिन पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, तो अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्यों नहीं? मैंने बताया था इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, तो बिल्कुल एलिजिबल होता है। ठीक है सर, यूपीएससी सीरियस वाले क्वेश्चन क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में? अच्छा, क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में? रविंदर जी करवा देंगे, चलो उनको भी। ठीक है, 65 और तो चलो गौरव लास्ट में याद दिलाना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ट्रिक नहीं बताई मैंने। विच कमिटी had suggested a penalty for punishment for the performance of fundamental duty? कृति जी कल बताया तो था मैंने, सरदार सोरेन सिंह कमेटी। वर्मा कमेटी लीगल इन्फोर्समेंट की बात करती है, कौन कौन से एक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इनको लीगली इन्फोर्स किया सकता है, लेकिन ऐसा बोला था सरदार सोरेन सिंह ने कि अगर कोई नहीं फॉलो करता है, मतलब 3 चीज़ें उनकी नहीं मानी गई थी। एक तो ये था कि अगर कोई फॉलो नहीं करता तो पनिशमेंट देना दो। दूसरा, कोर्ट इस को रिव्यू नहीं कर सकता है, मतलब कि कोई फंडामेंटल राइट का हवाला देके मतलब नहीं जा सकता है कोर्ट कि हमें पनिश किया जा रहा है। और तीसरा, टैक्स पे करना की ड्यूटी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें नहीं मानी गई थी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दी, सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ना तो रिमूवल में हिस्सा लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये इज फॉलोड,
तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि यूनियन मिनिस्टर को कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, चाहे स्टेट का मिनिस्टर हो चाहे यूनियन ऑफ मिनिस्टर। बताया था कि नहीं? कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आप यूपीएससी का, ये तो है ही नहीं इस टॉपिक से, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारे चाहे CAPF के हों या अभी CDS के चल रहे हैं, जियो साइंटिस्ट, और ये कोई सदियों पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने लास्ट के सिर्फ 2-3 साल के मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ, कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन में आता है, जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। ऑल MPs बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से किसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद को नहीं संभाला है? तो भाई जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे VP। जिस तरह पहले राष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, वैसे पहले उपराष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है। जाकिर हुसैन भी थे, ये भी थे, KR नारायणन भी थे, नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। 13 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस। तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल करेक्ट, कौन सा सही है इसमें से? तो जल्दी से उसको स्टेटमेंट को करो, बताओ। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द, सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट इन दी, ठीक है, सही है, बोथ 1 and 2, ठीक। 15th आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है? इंडिया का सिस्टम मिक्सड है। इंडिया में फर्स्ट पास दी पोस्ट से भी होता है, देखेंगे जब लोकसभा पढ़ाऊंगा, और ये ऐसा भी होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, इन सब में ऐसा होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करोगे? चलो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो अभी आते हैं इस इन वाले क्वेश्चंस पे। चलो पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 55 सर, कैलकुलेशन पार्ट एक बार प्लीज़। 55, अच्छा कैलकुलेट, चलो भास्कर आखिरी में याद दिलाना, बीच में नहीं ना, आखिरी में याद दिला देना, मैं फिर से बता दूंगा। 55 है ना, ठीक है, आखिरी में याद दिलवा देना पक्का, मैं करवा दूंगा, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलो यार, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था 5 चैप्टर है। पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा ऑर्डिनेंस, चौथा सुप्रीम कोर्ट, पांचवा कैग, है ना। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 148 से 151, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड ये स्टेट के बारे में, राज्यों के बारे में बताता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि जिसको आज का लेक्चर, मतलब जिसको पार्ट 5 समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 6 5 मिनट का है मात्र, ये समझ लो तुम। पार्ट 6 5 मिनट का है, 5 से 10 मिनट का है मात्र, अगर तुम पार्ट 5 समझ गए तो। और अगर नहीं समझे तो ना तो पार्ट 5 तो तुमको समझ ही नहीं आया, और पार्ट 6 भी कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक। तो इसलिए रेगुलर रहना लेक्चर में, ठीक है। नहीं लगाने MCQs मत लगाना, लेकिन कल जो टॉपिक होगा छोटा ही होगा कल का तो लेक्चर, PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, देन पार्लियामेंट 2 लेक्चर लगेगा, यानी कि इसके बाद जो 3 लेक्चर होने वाले आगे, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे एकदम, ठीक है। क्योंकि वो सब आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। आज का लेक्चर, कल का, और आगे उसके आगे 2 और पार्लियामेंट के, ये 4 लेक्चर सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो क्या है 52 से 78। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल नंबर 53, ठीक है।
तो 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन है। 56 में क्या है, याद कर लो 56 में क्या है। 56 में इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। 52, 53, 50 सॉरी 52, 53, 53, 54, 55, 56, ठीक है, टर्म दिया हुआ है इसमें। 58 में क्या दिया हुआ है, तो ट्रैकिंग पे चलना है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। Which article of the Constitution of India expressly provides that the president is eligible for re-election? क्वालिफिकेशन, टर्म, री-इलेक्शन, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल आपको याद रखना है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलो, कम ऑन टाइम, ठीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है? ओथ 60, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ओथ, ओथ है ना। 72 पार्डनिंग पावर की बात करता है, क्षमा शक्ति की बात करता है ना। अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 54, ऑप्शन नंबर बी। 57 करिए जल्दी से, इसमें स्टेटमेंट वाला है। A person who holds or who has held office of president shall, subject to other provisions of this constitution, be eligible for election। बिल्कुल सही है। अच्छा 57 में क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा है, तो भैया 57 में आप देख सकते हो 55 है, 56 है, 57 एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, तो यही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही सिटीजन कंपेल्ड द एज ऑफ, कितना मिनिमम एज चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? Which article of the Constitution mentions that the President shall, notwithstanding the expiration of his or her term, continue to hold his or hold office until his successor enter upon his or her office? तब तक रहेगा जब तक इसके सक्सेसर नहीं आ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है किसमें? 56 में, ठीक है। अगेन प्रेम ट्रैकिंग पे टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है जहाँ पे, तो वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो तब तक रहेगा जब तक सक्सेसर इसके ऑफिस में नहीं आ जाएंगे। Which article of the Constitution mentions that an election to fill a vacancy caused by expiration of term of office shall be completed before the expiration of the term? क्या है, कौन सा? टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी, ऑप्शन नंबर डी 62। Which article of the Constitution mentions that any person to become a president of India has to be a citizen of India? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन किस में है? 58 में है, ठीक है, 58 में है। 12वां नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी से। 12th नंबर क्वेश्चन कौन सा क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया मेंशन? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, ओथ दिया हुआ है इसमें, कंडीशन ऑफ ऑफिस दी हुई है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। 62 में क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये प्रेसिडेंट के पास ही होती, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। When the President of India keeps a bill pending for an indefinite, अभी पढ़ाया नहीं है, वैसे तो पॉकेट वीटो होता है लेकिन पढ़ाया नहीं अभी हम लोगों ने। The President of India decides on the questions as to the disqualification of member of parliament in consultation with the, इसका आंसर ये होगा, लेकिन अभी ये कल वाले आई थिंक लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, कल और परसों वाले में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेके, अपने मन मर्जी से नहीं करता है। Which article of Constitution lays the condition that President once elected shall not be a member of either House of Parliament? एक बार इलेक्ट हो गया तो किसी हाउस का, तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस है इसके, कंडीशन ऑफ ऑफिस है। कंडीशन किस आर्टिकल में है? 59 में है। 17th पढ़ लो जल्दी से, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट पे आएंगे, बाकी के आपके क्वेश्चन होमवर्क में। डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, सिंघेर ये यार तुम मतलब कैसे कर रहे हो? बीच बीच में आके तुम पूछ रहे हो।
वैसे तो मैंने सिंपल मेजोरिटी, ठीक, ये स्पेशल मेजोरिटी के बारे में पहले बता रखा है, लेकिन फिर से चलो बता देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अभी, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरह की होती है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये भी तो एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है। टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि 550 लोग हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन हैं कितने अभी 543, तो ये टोटल मेंबरशिप इसका 2/3। और इसका अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का लोगे तो उसको सिंपल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जाते हैं, संशोधन करने जाते हैं, तो 2/3 ऑफ, ऐसे समझ लो कि ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर ठीक है, वहाँ पे जो जब अमेंडमेंट करने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो वहाँ पर अलग हो जाता है। वहाँ पे होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इनमें से जो भी नंबर बड़ा निकल के आएगा वो माना जाएगा। या तो मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का मतलब होता है by 2+1। ये अगर संविधान का संशोधन करने जाते हैं उस केस में है कि जितनी मेंबरशिप उसका डिवाइड बाई 2+1 कर दो, इतने, या तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, जो नंबर बड़ा निकल के आ रहा है वो। स्टेनो के लिए जीके का लास्ट मंथ में आदित्य सिंह, आज मिल जाएगा लेक्चर आपको, मतलब वीडियो मिल जाएगा। इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, सही है। इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइन बाई 1/3 मेंबर, गलत है, 1/4 साइन करने चाहिए। इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस 30 डे नोटिस शुड बी गिवन, नहीं 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, सही है। ए और डी हो जाएगा, डी ऑप्शन में डी, ठीक। 18th, और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसके रिमूवल की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है, ये मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। फ्लो में मैंने स्पेशल मेजॉरिटी लिख दिया। ऑल द देन मेंबर्स को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट के केस में, जहाँ पे टोटल मेंबरशिप का जब हम मेजॉरिटी लेते हैं, इसका मतलब है ऑल द देन मेंबर्स। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ध्यान रखिएगा। अंतर क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी में। ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 543 की लोकसभा की मेंबरशिप है, वैसे तो इफेक्टिव मेजॉरिटी हमें राज्यसभा में चाहिए, लोकसभा में तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो राज्यसभा में मान लेते हैं 245 की मेंबरशिप है, वैसे मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 की है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी 6 सीट वैकेंट हैं, 6 सीट वैकेंट हैं, किसी की डेथ हो गई होगी, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, कुछ भी हो गया होगा, तो 6 सीटें आजकल वैकेंट चल रही, 239। तो इसका मेजॉरिटी मतलब डिवाइड बाई 2+1, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ऑल द देन मेंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप में थी चीज़, एसएससी में तो इतना नोटिस नहीं की जाती हैं चीज़ें, और ये पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन थोड़ा हायर लेवल एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान देना। अब जो लोग चले गए छोड़ के, भारी नुकसान हो गया। कमांडर इन चीफ कौन होता है हमारा, तो प्रेसिडेंट होता है ये कमांडर इन चीफ, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। 19th, elected member of both the houses of parliament, president of India shall be elected by the member of an electoral college consisting of, तो elected member of both the houses of parliament होगा, ठीक है, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दोनों होंगे। आखिरी क्वेश्चन कर लो एक और, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ इंडिया, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन हमारे देश का राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है। देन अभी कर लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला करना, हु अनफॉल्स द फ्लैग एट राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे, तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ का झंडा कौन फहराता है। तो ध्यान रखना, जो इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, सर 2.2 के नोट्स में होंगे, देखना पड़ेगा शुभू, अगर ऐसा है तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है सर। इसके बाद साइंस पढ़ाइएगा क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में, हाँ इसके बाद मुक्तिनाथ शर्मा जी, साइंस ही होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, इसके बाद बायो ही करने वाले हम लोग। 15 अगस्त को होता है,
और रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जन को होता है, क्यों होता है 26 जनवरी को, ज़रा बताएंगे। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग को हॉइस्ट करता है। रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग को अनफर्ल करता है। अनहॉइस्ट का मतलब होता है ऐसे ऊपर जाता है, फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, वो दिखाता है कि ब्रिटिश का झंडा नीचे, अब भारत का झंडा ऊपर जा रहा है। गुलामी के दिन गए, इंडिपेंडेंस। रिपब्लिक डे जो है अनफर्ल, यानी कि ऐसा होता है उसमें फूल लपटा रहता है, वो अनफर्ल हो जाता है, खुल जाता है वो, क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था, इसलिए। ठीक है, चलो, तो बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है। जो ना बने तो बताइएगा, मैं बैच में एक दिन वही ना संडे के दिन क्लास रख के और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वाइस प्रेसिडेंट, द प्रोविजन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो ध्यान रखना प्रोविजन चाहे प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों हमने कहाँ से लिए हैं, दोनों हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। दोनों कहाँ से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोविजंस टेकन 3 टेकन 3 किसने खेला है, टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। टेकन 3 किसने खेला है भाई यहाँ पे, चलो। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है, एक ही आर्टिकल था। मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज और क्वालिफिकेशन सब इसी में दिया हुआ था। वो एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति कौन दिलाता है, सीजेआई। उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, सीजेआई नहीं दिलाता, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा 65 साल की उम्र ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड, कितनी न्यूनतम आयु चाहिए उपराष्ट्रपति का पद मतलब चुनाव लड़ने के लिए, जितना राष्ट्रपति को चाहिए, 35 साल का चाहिए। आर्टिकल 77 किससे डील करता है, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस से डील करता है, लेकिन पढ़ा नहीं है, कल पढ़ाऊंगा, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाई दी, तो शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति के पद को, अभी देखा यार, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। 10 तक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज, वही बार बार रिपीटेड है, ठीक है। देख सकते हैं जेई, और जेई की मेंस के आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी फाइनल जल्दी आने वाला है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो किसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, और कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन बोलता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 64। वैसे आर्टिकल नंबर 89 में भी ये चीज़ हम देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आपको बताया था कितना होता है प्रेसिडेंट के लिए, उतना ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, और कितना होता है, 15,000 रुपये होता है, ठीक है। 15,000 रुपये होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट, तो विद इन जो है, विद इन 60 डेज जो है, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे कि कंप्लीट हो रहा है टर्म किसी का, मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को, तो भाई 60 दिन, यानी कि आप ये मान लो कि 60 दिन पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर से पहले ही, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं नवंबर से पहले ही हो जाना चाहिए अक्टूबर तक, तो 60 डेज तक पहले तक हो जाना चाहिए उसका चुनाव। अगला क्वेश्चन एक और कर लो, फिर हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस हैं आपके, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन, गलत पूछा है, तो ये तो सही है। ऑल एमपीज होते हैं, ही एक्ट्स ऑफ यस, ये भी सही है, आर्टिकल 64, ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई प्रेसिडेंट, ना प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। अप्रूव्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाई लोग, ना रेजोल्यूशन पास तो होता है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी में, लेकिन प्रेसिडेंट उस पर ठप्पा उप्पा कुछ नहीं लगाता है, ठीक है। खत्म हो गया, बाकी आप करेंगे। कौन पार्ट नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो भाई प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं, जुडिशरी का हिस्सा है वो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, और बैच आप एनरोल कर सकते हैं, इसका प्राइस ध्यान रखिएगा 1099 और ये 1299 है, ठीक है। आप बैच परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर एनरोल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर नहीं है, क्वेरी नंबर है, अगर कुछ क्वेरी होता है। और
वेबसाइट है, और अगर कोई आईफोन यूज़र है तो उसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का ऐप स्टोर पे। ओ सॉरी, ऐप स्टोर होता है ना वो, तो ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है वो एप्लीकेशन। उसका लिंक आपको अलग से मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, वो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है वो लिंक आईफोन यूज़र्स के लिए, ठीक है। थैंक यू। और इसी बैच के अंदर ही आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, इसी के अंदर ही डाल दिया गया, अलग से आपको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं, इसी के अंदर ये नोट्स वोट्स सब कुछ है, ठीक है। चलो, तो ख़त्म सेशन आज का। ट्रिक नहीं है भाई संगीता जी, कितनी बार हम आपको बताएं, आप बार बार वही पूछ रहे हो हैं। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अभी तक तो हम नहीं बनाए हैं, बनाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। आरआरबी सही ज़रूरी नहीं है, स्टडी ओपी, ठीक है। ऐसे देखना, अगर आपने अभी वाई की सीरीज़ देख लो आरआरबी वाली, ठीक है, इसलिए क्योंकि रेलवे वाली सीरीज़ में मैं रेलवे की पीवाई क्यूज़ करवा रहा हूँ। अगर नहीं उतना टाइम तो उसकी जो पीडीएफ है जो मैं अपलोड करता हूँ पीपीटी की, है ना, टेलीग्राम पे, तो वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो ना। क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिलता, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल तो जाता है, टेलीग्राम पे अपलोड होता है वो। पाजी बुक्स कब आ रही, गर्वित कहाँ पर, कहाँ पर? सर क्या चीज़ है, सैलरी कितनी होती, सैलरी प्रेसिडेंट की लगभग होती है 5 लाख महीने की, ठीक है, 5 लाख होती है महीने की। भास्कर को कैलकुलेशन बतानी है, रुको, अच्छा भास्कर किस चीज़ की कैलकुलेशन? तीनों कैलकुलेशन, इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है, कितने वोट डले हैं, है ना, आप पढ़ते होगे परसेंटेज वाले चैप्टर में मैथ्स में, है ना, वैलिड वोट कितने पड़े वैसे, तो वैलिड वोट कितने हुए, जो इनवैलिड है हटा दो, वैलिड वोट जितने पड़े, अब बाई 2+1 ठीक है, वो भूल जाओ क्या हुआ ये सब बताया था, बस बाई 2+1, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट जो है एमएलए की निकलती है, कितनी जनसंख्या है और वहाँ पे उसकी विधानसभा में कितने लोग बैठते हैं उससे निकलता है, और इंटू 1/1000। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद की वोट की वैल्यू निकलती है, जितनी भी वोट की वैल्यू है, जितने एमएलए हैं सारे राज्य के सारे एमएलए की वोट की वैल्यू ऊपर रख दो, और डिवाइड कर दो जितने पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जितने लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग बैठते हैं, जितने मेंबर्स बैठते हैं वो छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ कुछ 1/1000 नहीं करना है। सर एक ट्रिक, क्या चीज़? सर मैं आई लीव, हाँ भाई, नेक रोटेशन, थैंक यू बाबू आराम याद दिलाने के लिए। डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 70, 65 एंड 70 में क्या डिफरेंस है? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन ड्यूरिंग, अरे भाई तुम लोग एकदम, बताया तो था कि यार यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, जाओ। मतलब दो दो बार बताए थे, किसी ने पूछा भी था आर्टिकल 70, बताए थे भी थे कि डेथ हो गई, एब्सेंट हो गए, शादी में गए हैं, घूमने गए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा। कुछ और हो गया, कुछ और ऐसा कुछ हो गया जो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, डेथ और वो सब, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो पार्लियामेंट उसको लेके प्रोविज़न बनाएगा, पार्लियामेंट जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन ना, हमें तो पूछना है, हम तो क्लास में सो रहे थे, हम तो क्लास में क्लास के आनंद ले रहे थे, वाह वाह सर क्या जोक मारे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है, हाँ जी, ठीक है। मिलते हैं कल, और 54 को शॉर्ट में बता दीजिए कृष्णा। मुझे तो ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग जो होते हैं वो ये होते हैं कि क्लास में लेट आए सोचते हैं चलो फिर से पूछे, नहीं। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा, तो इसके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इलेक्टेड लोग, सिर्फ इलेक्टेड लोग लेंगे। कौन से लोग? हम लोग नहीं, सांसद और विधायक लोग, ठीक है, इलेक्टेड। नॉमिनेटेड वाले नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नामित वाले हिस्सा नहीं लेंगे। जो नॉमिनेट किए गए, नॉमिनेटेड कहाँ पे होते हैं? राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, पहले लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, प्रेसिडेंट के ना तो इलेक्शन में ना तो रिमूवल में। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं लेकिन रिमूवल में लेते हैं, ठीक।
हिट एंड मैन मैं उसको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, बाद में उसको मैं पिन किए देता हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू। एंड ये अभी प्राइवेट हो जाएगी क्लास, बिकॉज बैच ही क्लास रहती है, जिसको बैच वाच ज्वाइन करना है तो परमार अकेडमी यहाँ पे जाके एसएससी जी के बैच 3.0 जो है, सॉरी परमार जी के बैच 3.0 उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।